Hello guys, welcome in our channel Computer Conservatory and today we are going to discuss our English subject. Okay, English subject में हम लोग literature की बात करेंगे आज literature के questions follow करेंगे. This channel is totally free for everyone. There is no package, no fee you have to pay और हमारा कोई भी पैकेज नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री रहेगा, हमेशा के लिए फ्री रहेगा. इंग्लिश और जीके और बहुत सारी कंपटीशन के सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे आगे. ठीक है, टीजीटी, एलटी ग्रेड और सीटेट वगैरह एग्जाम देने वाले जो भी बच्चे हैं, यूपीपी, जीएस, जीके, एमटीएस, वो सारे बच्चे इस पे अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियोस की तरफ. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन. जी हाँ, हु कॉल्स कंथापुरा एज द फाइनेस्ट नॉवेल टू कम आउट ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स. कंथापुरा जो नॉवेल है, किसने कहा है कि आउट ऑफ मतलब इंडिया से बहुत अच्छा एक नॉवेल निकला है, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है. हमारे जो ऑप्शंस है, ई.एम. फॉस्टर, ग्राहम ग्रीन, नारायण या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा आपको बताना है. चलिए बताइए सभी लोग, व्हाट विल बी द राइट आंसर. जी हाँ, बताइए सभी लोग. देखिए, जो इसमें से हम बात करें अगर ई.एम. फॉस्टर ने ये कहा था कि कंथापुरा एक ऐसा नॉवेल निकला है इंडिया से जो बहुत ही बेस्ट है. और जो हमारे ये ई.एम. फॉस्टर जो लेखक है, इन्होंने इंडिया में जो इनका एक बहुत ही अच्छी राइटिंग चलती है, पैसेज टू इंडिया, द पैसेज टू इंडिया, हमारे लेसन में भी पढ़ाया जाता है. इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं. ये ई.एम. फॉस्टर के द्वारा वो लिखा गया है, जो कि इंडिया में बहुत चलता है. और ई.एम. फॉस्टर ने ही ये बताया था कि इंडिया में जो हमारे कंथापुरा नाम का नॉवेल है बहुत ही अच्छा है और आउट ऑफ इंडिया इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है. ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग. इसके कुछ बेसिक जानकारी अगर आप देखना चाहें तो इसकी बेसिक जानकारी देख सकते हैं आगे. जी हाँ, इनके बारे में कुछ दिया गया. ई.एम. फॉस्टर जो है, ई.एम. फॉस्टर ब्रिटिश उपन्यासकार है, जो मैंने बताया था. इनका जो फाइनेस्ट नॉवेल जो है वो क्या है, अ पैसेज टू इंडिया. अ पैसेज टू इंडिया हमारी बुक्स में पढ़ाया भी जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, टू वर्जिन्स इन द स्टोरी ऑफ बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस particularly at the age of adolescence, it is revealed through the consequences of Lalita's younger sister, कौन थी इनकी सिस्टर, सरोजा, who passes through ignorance to self awareness regarding किस मैटर में ये पास अवेयरनेस, इनको किस मैटर में इनको अवेयरनेस मिली. ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास में, सेक्सुअल मैटर्स, पब्लिक मैटर्स, लोकल मैटर्स और नन ऑफ दीज. ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. चलिए बात करते हैं इनमें हम. जो सिस्टर्स है ललिता और इनकी जो यंगर सिस्टर है सरोजा. ठीक है, ललिता एंड सरोजा, ये सिस्टर के नाम है दोनों के, सरोजा एंड ललिता. स्टोरी में होता क्या है कि जो ललिता है, ललिता का थोड़ा सा शोषण होता है. ठीक है, ये विदाउट मैरिज प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी इनसे गलतियां होती हैं. तो जिनसे इनकी जो यंगर सिस्टर, इनको बहुत कुछ पहले से ही सीखने को मिलता है और ये उसके लिए अवेयर हो जाती है. ठीक है, जो सरोजा है, तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है, सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्सुअल मैटर. दिस इज अवर राइट आंसर. ठीक है, किसके प्रति इनको जागरूकता हुई, सेक्सुअल मैटर्स, और ये अवेयर हो गई और वो गलतियां आगे नहीं की. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जी, थिंग्स फॉल अपार्ट 1958. थिंग्स फॉल अपार्ट जो 1958 में एक राइटिंग है, हैज एन एपिग्राफ टेकन फ्रॉम. एपिग्राफ ये किससे लिया गया है इसका. ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट ये किससे लिया गया है. चार ऑप्शन है हमारे पास में, वाई बी इट्स सेलिंग टू बिजाइंटियम, या फिर वाई बी इट्स द सेकेंड कमिंग, इलियट्स द वेस्टलैंड, या नन ऑफ दीज. ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा हमारा सही आंसर है. हाँ, गेस कर लो पहले आप लोग कौन सा सही होगा, या जिनको पता है वो बता दे. 102 का कौन सा आंसर सही होगा, यू कैन कमेंट ऑल्सो. चलिए, हाँ
बात करते हैं अगर हम इसकी, तो ये लिया गया है वाई बी इट्स द सेकेंड कमिंग से, ठीक है, द सेकेंड कमिंग से लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट इन 1958 सॉरी, ठीक है। चलिए, इन हिज ह्यूमर कन्फेस दैट ही हैज फिल्दी ह्यूमर ऑफ क्वेरलिंग, ठीक है, इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, ये जो राइटिंग है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, कन्फेस, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसने कन्फेस किया है कि मेरा जो नेचर है वो थोड़ा सा मजाकिया है, लड़ने वाला नेचर है और मैं मजाक में लड़ता हूं, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, तो ऐसा नेचर किसका है, ठीक है। हाँ, क्लीमेंट, केटली, बोबाडिल या कॉब, ठीक है, इनमें से किसका ऐसा नेचर है, किस कैरेक्टर की बात हो रही है जिसने ये कहा कि मेरा नेचर, जिसने ये कन्फेस किया कि मेरा नेचर जो है वो फिल्दी ह्यूमर ऑफ क्वेरलिंग का है, ठीक है, किसने किया, जो अगर हम बात करें यहाँ पे किसने किया, बोबाडिल, ठीक है, बोबाडिल ने ये कन्फेस किया है कि हमारा नेचर ऐसा है, ठीक है। अब बताता है बोबाडिल के बारे में। बोबाडिल जो है ये एक ऐसे सैनिक है जो थोड़ा सा कायर है, और जब बात पड़ती है ना कि इनकी पिटाई होने वाली है या ऐसा, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा ऐसा नेचर है, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूं या करूं, मेरा नेचर ऐसा है। ये उससे बचने के लिए दिखाते तो बहुत है कि हम बहुत वीर है, ये है वो है, लेकिन होते एक्चुअली भी ये कायर है। इनके बारे में अगर हम कुछ जानने की कोशिश करें तो देखिए, कैप्टन बोबाडिल जो है ये स्वीकार करता है कि उनमें फिल्दी ह्यूमर ऑफ क्वेरलिंग, झगड़ने का गंदा हास्य स्वभाव है, ठीक है। विडंबना यह है कि बोबाडिल वास्तव में कौन है, एक डींगे मारने वाला सिपाही है, जैसा कि मैंने बताया डींगे मारते रहते हैं, कायर होते हैं, रियल में वास्तव में कायर है, ठीक है। वह यह दावा तब करता है जब डाउन राइट उसे सार्वजनिक रूप से मारता है। डाउन राइट एक कैरेक्टर है, दूसरा उसको सार्वजनिक रूप से सबके सामने मारता है और अपमानित करता है, ठीक है, जिस पर वह प्रतिशोध मतलब प्रतिरोध करने से इनकार कर देता है, मतलब उसके लिए प्रतिरोध करके दोबारा उस पर मारने के लिए वो मना कर देता है, क्योंकि वो कायर होता है और पिटाई होगी, ठीक है। लेकिन वो उस पे बोलता क्या है, उस पे क्या बोलता है कि वह शांति प्रिय और झगड़े के उस स्वभाव के अधीन नहीं है जो उसे वास्तविक स्वभाव के लिए बिल्कुल विपरीत है, मतलब मैं झगड़े के फेवर में ही नहीं हूं, ऐसा बोल के वो वहां से बचने की कोशिश करता है। जी हाँ, तो डींगे मारने वाला कौन है, बोबाडिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु कॉल्ड ड्राइडन ग्लोरियस जॉन, ठीक है, यहाँ पे जॉन ड्राइडन की बात हो रही है, जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन को किसने कहा है ग्लोरियस जॉन, ठीक है, जॉन के बहुत ही बड़े प्रशंसक रहे हैं, उन्होंने ही कहा होगा, ठीक है। जॉन ड्राइडन के प्रशंसक कौन रहे हैं बताइए, कैम्पटन रिकेट, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, सैंड्सबरी या फिर वाल्टर स्कॉट, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जी बताइए। देखिए चारों में से सबसे बड़े जो जॉन ड्राइडन के सबसे बड़े जो प्रशंसक है वो कौन है, वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट ने इनको बहुत ही प्रेज किया है, बहुत ही प्रेज किया, और इनकी जो है बहुत ही बड़े प्रशंसक रहे हैं। इन्होंने ही इनको जो एक टैगलाइन दी थी, ग्लोरियस जॉन, शानदार जॉन ड्राइडन, ठीक है। तो ये इनके बारे में है, ये बात हो रही है यहाँ पे वाल्टर स्कॉट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। He was given Nobel Prize in 1936, but he received 1 year later. एक साल बाद रिसीव किया in 1937. Who is he? किसकी बात हो रही है जी, नोबेल प्राइज किसी को दिया जा रहा हो और वो उस साल पहुंचा ही नहीं, अगले साल पहुंचा। सोचिए इसमें से कौन हो सकता है, फॉकनर, विटमैन, इलियट और यूजीन ओनील। कौन इसमें से ऐसा राइटर है जो प्राइज अपना लेने एक साल बाद पहुंचा जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें से फॉकनर नहीं है, विटमैन नहीं है, इलियट नहीं है, कौन है बच्चे चौथे, यूजीन ओनील, ठीक है। यूजीन ओनील जो है ये 1936 में, ये अमेरिकी एक राइटर है। 1936 में क्या होता है, ये बीमार पड़ जाते हैं, उस समय ये होते हैं बीमार, और जब बीमार होते हैं तो ये प्राइज लेने पहुंचते नहीं है, ठीक है। तो अगले साल ये चिट्ठी लिखते हैं कि भैया मैं अब अवेलेबल हूं प्राइज लेने के लिए,
क्या मैं अब आ सकता हूं? तो उसी का ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन राइटर है, इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जी देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता यूजीन ओ नील, यूजीन ओ नील जो है एक प्रमुख अमेरिकी नाटककार है। उन्हें 1936 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से वह उस वर्ष स्कॉटहोम में ये पुरस्कार समारोह हुआ था जिसमें शामिल नहीं हो सके। अब जब नहीं हो सके इस साल, तो अगले साल इन्होंने क्या किया, इसके बजाय उन्होंने एक साल बाद 1937 में एक भाषण भेजा जिसे अमेरिकी चार्ल्स द अफेयर द्वारा समारोह में पढ़ा गया। ठीक है, उसी समारोह में पढ़ा। यह जानकारी जो है बिल्कुल आपके प्रश्न से मैच खाती है और यह बिल्कुल सही जानकारी है। तो ऐसे कौन से राइटर थे? यूजीन ओ नील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते रहिएगा जी। द नेम ऑफ द फर्म इज, यहाँ पे एक फर्म की बात हो रही है जो कि स्टोरी से लिया गया है। द नेम ऑफ द फर्म इज, जी फर्म का नाम तो केलर होता है, स्टार्टिंग में केलर फर्म है। अच्छा, ये एक फर्म होती है राइटिंग में जो फर्म जंगी जहाजों के लिए उनके पुर्जे बनाती है। ठीक है, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाती है जंगी जहाजों की, केलर कंपनी होती है। अब केलर तो तीनों में है। ठीक है, चलिए बाद में, अभी केलर तीनों में है, अब केलर तो समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन तीनों ऑप्शन में है तो केलर पे तो ऑप्शन नहीं लगा सकते। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। केलर जो है ये बाद में अपने सन के नाम पे इस कंपनी को करना चाहते हैं ताकि जो है उसका जो बेटा था वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो अभी देखिए, एक ही बेटा था उनके, तो एक ही बेटे के नाम, तो यहाँ पे सन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो नजर आ रहा है, J.O. केलर एंड सन। ठीक है, द नेम ऑफ द फर्म इज। लेटर इस पे जो है इसके खिलाफ मुकदमा भी हो गया था क्योंकि इन्होंने जो पार्ट बनाए थे जहाज, ऐसा लगा था लगातार कुछ जहाज जो है क्रैश हो गए, तो इनके खिलाफ थोड़ा सा कार्यवाही भी हो गई थी इस स्टोरी में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं जी, थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में जी। ऑल माई सन्स जो राइटिंग है का उसका नाम है। ठीक है, नाटक में फर्म का नाम जो है वास्तव में क्या था, J.O. केलर एंड सन, जो पहला ऑप्शन हमारा था वो नाम था। ठीक है, और इसमें होता क्या है, मालिक जो केलर होते हैं, जो केलर जो है ये मालिक का नाम है, जो केलर, जो एक मेहनती स्वयं निर्मित व्यवसायी है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की बात है, सेना के विमान के पुर्जे बनाती थी। नाटक में जो केलर अपने बेटे क्रिस के लिए व्यवसाय का नाम बदलकर जो केलर एंड सन करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव से असहज है क्योंकि विवाद हो गया। ठीक है, फर्म ने जानबूझकर खराब विमान पुर्जे सेना को भेजे जिससे 21 पायलटों की मौत हो गई और अपराध का आरोप केलर की कंपनी पे लगाया गया था। ठीक है, दैट वाज द स्टोरी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि द फर्म इज, कौन सी फर्म है, जो केलर एंड सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग हैवदना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये वर्ड है संस्कृत का, दिस इज संस्कृत वर्ड हैवदन। ठीक है, अब इसको अपार्ट करके अगर हिंदी में मतलब हम निकालते हैं तो इसका मतलब निकलता है एक आदमी जो घोड़ों के सर के साथ में है। हैवदन का मीन संस्कृत में अगर हिंदी में निकालते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकला, अ पर्सन विद अ हॉर्सेस हेड, दिस वाज आवर राइट आंसर। ठीक है, अ पर्सन विद हॉर्सेस टेल गलत है, अ पर्सन विद अ हॉर्स नेक गलत है, नन ऑफ दिस विद हॉर्सेस हेड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि ये संस्कृत की बात हो रही थी, संस्कृत में ये वर्ड है उसी का मतलब है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अ पर्सन विद हॉर्स हेड, घोड़े के सिर वाला। हैवदन शब्द को संस्कृत शब्द से बना है का मतलब होता है घोड़ा और वदन का मतलब है चेहरा या मुख, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ घोड़े के मुख वाला है। यह गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक हैवदन के शीर्षक का भी अर्थ है। ठीक है, चलिए
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द बर्थडे पार्टी व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपीयर इन एक्ट फर्स्ट कैरिंग। ठीक है, एक्ट फर्स्ट में जो कैरेक्टर आता है उसने क्या कैरी कर रखा है। ठीक है, तो जो इन द बर्थडे पार्टी व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर, एक कुत्ता कैरी कर रखा है, कैट कैरी कर रखी है, एक बैट कैरी कर रखा है, या फिर एक न्यूज़पेपर कैरी कर रखा है। आपको बताना है उन्होंने क्या कैरी कर रखा है, तो वो एक न्यूज़पेपर के साथ में एंट्री मारते हैं। ठीक है, द बर्थडे पार्टी जो कैरेक्टर है इन द बर्थडे पार्टी, द फर्स्ट कैरेक्टर जो एंट्री करता है वो न्यूज़पेपर के साथ में एंट्री करता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में कुछ जी, एक समाचार पत्र। और कौन एंट्री करता है? पीटी बोल्स, जो नाटक द बर्थडे पार्टी में सबसे पहला पात्र है जो नाटक में एंट्री करता है विद द न्यूज़पेपर। ठीक है, एक्ट फर्स्ट की शुरुआत में एक समाचार पत्र पकड़ के पढ़ रहा होता है और एंट्री करता है, वो अपनी पत्नी मेग के साथ नाश्ते की मेज पर बैठा होता है। ठीक है, ये एक्ट का फर्स्ट सीन है। ठीक है, और वे अपने एकमात्र किराएदार स्टैनली बेबर के बारे में बात करते हैं फर्स्ट एक्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is the officer attending on Macbeth is। देखिए, मैकबेथ को जो अटेंड कर रहे हैं उन ऑफिसर्स की लिस्ट दी गई है, उनमें से कौन से हैं जो द ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ इज। मैकबेथ जब इनकी बीवी की लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है तो अटेंडिंग के लिए जो खड़े होते हैं ऑफिसर, उनमें से कौन से ऑफिसर हैं द ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ इज। कौन है? जी हाँ, सैटन इज द राइट आंसर। सैटन यहाँ पे आधिकारिक रूप से नियुक्त किए जाते हैं अटेंड करने के लिए। ठीक है, मैकबेथ में। चलिए इसके बारे में अगर हमें कुछ जानना हो तो हाँ देख सकते हैं, मैकबेथ का अधिकारी सैटन की ही बात हो रही है। विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में मैकबेथ का एक अधिकारी है ऑफिसर अटेंडिंग। ठीक है, और प्रमुख सेवक होता है, वह महत्वपूर्ण दृश्यों में दिखाई देता है, खासकर जब मैकबेथ को युद्ध के लिए हथियार पहनाए जाते हैं और जब लेडी मैकबेथ की मृत्यु की खबर दी जाती है। नाटक के पात्रों की सूची में उसे स्पष्ट रूप से एन ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ कहा गया है के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब सैटन को स्पेशली कहा गया है अटेंडिंग ऑफिसर ऑन मैकबेथ। ठीक है, तो सैटन के आगे ये हम लोग लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं, सैटन बराबर एन अटेंडिंग ऑफिसर ऑन मैकबेथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इन मी इज डार्क। व्हाट इन मी इज डार्क, मेरे अंदर क्या बुरा है, क्या बुराइयां हैं। व्हाट इन मी इज डार्क, इल्यूमाइन व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट हु इज मी इन दीज लाइन्स। मी कौन है इन लाइन्स में, किसकी बात हो रही है? क्या वो शेक्सपियर बोल रहे हैं या फिर मिल्टन यहाँ पे के एक्स्ट्रा हो गया है, मिल्टन की बात हो रही है, या फिर सैटन बोल रहे हैं, या फिर एडम बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है ये चीज? देखिए यहाँ पे हमारा इन चारों जो राइटर्स हैं इनमें से एक राइटर ऐसे हैं जो यंग एज में जाकर अंधे हो जाते हैं। ठीक है, अंधे हो जाते हैं तो आप अंधे से आप समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है। हाँ, जॉन मिल्टन हमारे एक ऐसे किरदार है जो जवानी में जाकर उसके बाद में ये अंधे हो जाते हैं। ठीक है, अंधे हो जाते हैं तो उसके बाद भी ये राइटिंग्स करते हैं, और मिल्टन ने ही ये कहा है व्हाट इन मी इज डार्क। जॉन मिल्टन की बात हो रही है, जॉन मिल्टन ने ये कहा है मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द कंप्लीट टाइटल ऑफ टिंटन एबी इज। जी हाँ, टिंटन एबी का कंप्लीट टाइटल कौन सा है? टिंटन एबी बहुत ही फेमस एक पोएम है जिसकी कंप्लीट लाइन की बात की जा रही है। इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? जी हाँ, टाइटल की बात हो रही है। कंप्लीट टाइटल इसका कौन सा है? लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग। ठीक है, इसका जो है ऑन रिविजिटिंग तो नहीं है। अगर हम बात करें इट इज नॉट रिविजिटिंग, ये नहीं है,
तो ये गलत हो गया यहाँ पे, द बैंक ऑफ द। चलिए दूसरा देखते हैं, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अपॉन, अपॉन नहीं है, एबव है, ठीक है। एबव यहाँ पे सही था लेकिन आगे रिविजिटिंग हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स ऑन टिंटन एबे, ऑन गलत है, ऑन नहीं था, एबव था, ठीक है। फोर्थ देखिए, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव सही है, टिंटन एबी ऑन विजिटिंग सही है, द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। फोर्थ इज राइट आंसर। जो हमारा कंप्लीट टाइटल है टिंटन एबी का वो क्या है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन विजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13th 1798, ठीक है, अवर कंप्लीट टाइटल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ, टिंटन एबी का पूरा शीर्षक अगर देखें तो लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन विजिटिंग द बैंक। बस इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, एक तो ये अबव, ठीक है, कि ये अबव है। यहाँ पे देखिए शेक्सपियर जहां पे पैदा हुए थे वहां पे अपॉन करके है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। टिंटन एबी ऑन विजिटिंग, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, रिविजिटिंग कर देते हैं या इस तरीके का कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ पे खासकर बहुत चेंज होता है, अबव, ऑन, अपॉन, तो ये ध्यान रखना है। जो टिंटन एबी का पूरा शीर्षक है, फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन विजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798, ठीक है, या टिंटन एबी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस कविता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। द पोएट कंपेयर्स द स्काईलार्क टू, जी पोएट ने स्काईलार्क को कंपेयर किया है। जी स्काईलार्क जो है उसको किससे कंपेयर किया है, इसमें 4 लाइन कही गई है। 4 लाइन जो कही गई है स्काईलार्क में, वो किन किन चीजों या किन किन लोगों के लिए कही गई है। अपोएट, चलिए अच्छा हम देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। अपोएट, हाँ पोएट की बात की गई है, पोएट की बात की गई है उसमें स्काईलार्क में, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अ मेडन इन अ प्लेस पैलेस रूम, यहां तक तो ठीक था लेकिन रूम नहीं, टावर में थी, ठीक है, तो ये गलत हो गया यहां से, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अ पोएट ठीक है, अ मेडन इन अ पैलेस टावर ठीक है, अ गोल्डन ग्लो, अ गोल्डन ग्लो तक ठीक है लेकिन लाइट नहीं थी, यहां पे वार्म था, तो ये भी गलत हो गया। अ पोएट, अ मेडन इन अ पैलेस टावर, a golden glow worm and a rose, this is our right answer, the third one is right answer, ठीक है। पोएट जो कंपेयर्स करता है वो कंपेयर्स में 4 लाइन आती है, जिसमें एक में पोएट की बात हो रही है, एक में मेडन इन अ पैलेस टावर की बात हो रही है, अ गोल्डन वर्म की बात हो रही है एंड अ रोज की बात हो रही है। अच्छा कैसे, मैं लाइंस भी आपको दिखा देता हूं, ये कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, स्काईलार्क में बात हो रही है, ये देखिए, एक कवि जो विचारों के प्रकाश में छिपा होता है और अनजाने में गीत गाता है, ठीक है। महल के टावर में एक युवती, अ मेडन इन अ पैलेस टावर, ठीक है, ये दूसरी लाइन में आता है। एक सुनहरा जुगनू, अ गोल्डन ग्लो वर्म, ठीक है, ये हमारी तीसरी लाइन में आता है। एक गुलाब, अ रोज, जो अपनी हरी पत्तियों के भीतर छिपा होता है, जिसकी सुगंध हवा में फैलकर मधुमक्खियों को मदहोशी देती है, ठीक है। तो समझ गए, बात हो रही है यहाँ पे इन लाइंस की कि स्काईलार्क में उसने किससे क्या कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये चारों की बातें हो रही थी, और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ला बेलिडामासेंस मर्सी इज फ्रॉम 15th सेंचुरी पोएम बाय, देखिए 15th सेंचुरी में भी एक पोएम आई थी जिसका नाम था ला बेलिडामासेंस मर्सी, ठीक है। अब वो किसके द्वारा लिखी गई थी,
पोएम बाई किसने लिखी थी, जो 15th सेंचुरी में आई थी। देखिए ये जो हम बेसिकली जो पढ़ते हैं ये पोएम आई थी 1819 में, ठीक है। लेकिन यहां पे बात हो रही है, यहां पे कौन सी बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 15th सेंचुरी की बात हो रही है। यहां पे बात हो रही है 15th सेंचुरी में पोएम ये किसने लिखी थी, 15th सेंचुरी में यही पोएम आई थी। अभी मैंने वो ओपन कर दिया तो होपफुली आपने शायद देख लिया हो, क्योंकि बाद में बात हो रही है एलन कार्टियर अ फ्रेंच पोएट, ठीक है। चौसर की बात नहीं है, एलन कार्टर एन इंग्लिश पोएट की बात नहीं है, एलन कार्टर एन अमेरिकन पोएट की बात नहीं है, ये तीनों गलत है। पहला वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो 15th सेंचुरी में इनके द्वारा ये पोएम लिखी गई थी, जिससे इसका शीर्षक लिया गया था, जिससे जो आजकल जो चल रही है उसका शीर्षक लिया गया था, टाइटल लिया गया था। और इसके बारे में अगर कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं जी। हाँ, चार्टियर एक फ्रांसीसी कवि है, ठीक है। जॉन कीट्स ने 1819 में अपनी प्रसिद्ध कविता ला बेले डामा सिंस मर्सी लिखी थी। इन्होंने लिखी है 1819 में, और वो बात हो रही थी 15वीं सेंचुरी की, 15th सेंचुरी की। हालांकि कीट्स ने इस शीर्षक को 15वीं सदी की एक पुरानी कविता से लिया था। मूल 15वीं सदी की कविता फ्रांसीसी कवि एलन चार्टियर द्वारा लिखी गई थी, जिसका शीर्षक ला बेली डामा सिंस मर्सी ही था, ठीक है। तो उसका भी शीर्षक यही था, वहां से इन्होंने जॉन कीट्स ने इसका शीर्षक लिया था। जॉन कीट्स 1819 में ला बेली डामा सिंस मर्सी लिखते हैं, जिसका शीर्षक 15th सेंचुरी के एलन चार्टियर द फ्रेंच राइटर है, उनके शीर्षक से लिया गया शीर्षक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यूलिसेस, यूलिसेस की बात हो रही है। यूलिसेस इज अ पोएम ऑफ, यूलिसेस जो पोएम है वो किसकी है, ठीक है। उसमें एक्शन की बात होती, इनएक्शन की बात होती, पैशन की बात होती, या इमोशनल स्टोरी है, इमोशन की बात होती है जी। यूलिसेस जो है एक पोएम है, उसमें बात हो रही है, बताओ किस चीज की हो रही है, आप लोग बताएं। बात हो रही है एक्शंस की, ठीक है। एक्शन का मतलब ये नहीं है फाइट मारधाड़, वो एक्शन की बात नहीं हो रही। एक्शन मतलब एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, एक्शन, एक पर्सन के एक्शंस, ठीक है। बूढ़ा हो गया फिर भी वो थक नहीं रहा है, फिर भी वो कुछ करना चाहता है, एक्शन, बात हो रही है एक्शन की, ठीक है। इनएक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं होना है, ठीक है। पैशन मतलब किसी एक ही चीज के लिए बिल्कुल पैशनेट हो जाना, और इमोशन मतलब इमोशनल स्टोरी, रोना धोना एंड ऑल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्शन की बात हो रही है यूलिसेस स्टोरी में, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर सही होगा। और इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता यूलिसेस मुख्य रूप से एक्शन, अन्वेषण और निरंतर प्रयास की इच्छा पर केंद्रित है जी। एक्शन की ही बात हो रही है, एक्शन बताया मैंने। कविता का नायक जो है यूलिसेस अपने द्वीप इथाका में एक निष्क्रिय राजा के रूप में घरेलू जीवन से असंतुष्ट है। वह घरेलू जीवन से असंतुष्ट है, इनएक्टिव, निष्क्रियता से असंतुष्ट है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एक्शन की। वह बुढ़ापे या मृत्यु के बावजूद जीवन को पूरी तरह से जीतने और नए ज्ञान और रोमांच की तलाश जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। वह बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता है, रेस्ट नहीं करना चाहता, वह कंटिन्यू काम करना चाहता है। कविता कार्यवाही और निष्क्रियता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें यूलिसेस निष्क्रियता को जंग लगने के बराबर मानते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें जंग लग जाएगा, ठीक है। इसलिए बात हो रही है यहाँ पे एक्शन की, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डावर बीच। डावर बीच इज अर्नोल्ड्स एलिजी ऑन। जो डावर बीच है ये एलिजी किस पे लिखी गई है, ठीक है। ऑन विच दिस एलिजी डावर बीच इज, तो बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल फेथ, स्पिरिचुअल फेथ का लॉस, या द लॉस ऑफ रिलीजियन फेथ, या द लॉस ऑफ मटेरियलिस्टिक फेथ, और नन ऑफ दीज। किस फेथ का लॉस बताया गया है इस एलिजी में। एलिजी मतलब रोना गाना, वही किसी चीज के लिए, तो यहाँ पे रिलीजियस फेथ नहीं रही, ठीक है। इसकी बात हो रही है डावर बीच में। डावर बीच में बात हो रही है कि रिलीजियस फेथ खत्म हो गया है, रिलीजियस फेथ नहीं रहा है लोगों का, इसी पे ये चर्चा होती है। और लास्ट में ये भी कहते हैं
कि प्रेम ही सबका निष्कर्ष है, प्रेम ही सबका जो आंसर है वो सबका प्रेम है, उसी से सब कुछ सार्थक हो सकता है। देखिए इसके बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध कविता डॉवर बीच विक्टोरियन युग के दौरान धार्मिक आस्था को हानि पर एक विलाप है, एलिजी है। ठीक है, अर्नोल्ड आस्था का सागर सी ऑफ फेथ रूपक का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया है कि इस प्रकार विज्ञान की प्रगति और आधुनिकता के कारण पारंपरिक धार्मिक विश्वास कम हो रहा है, पीछे हट रहा है। मतलब जो आधुनिकता आ रही है, साइंस का युग आ रहा है, उससे धार्मिक जो विश्वास है वो कम हो रहा है। कविता एक ऐसे संसार में शांति और निश्चितता की कमी को दर्शाती है जहां पारंपरिक विश्वास खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और सुझाव देती है कि प्रेम ही एकमात्र शरणास्थल बचा है। ठीक है, मतलब सबका जो फाइनल एक सोल्यूशन है वो क्या है? दिस इज प्रेम, लव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द सेकेंड कमिंग is first published in the Dial in November 1920. It is included in Yeats poetry collection. हाँ, तो जो Yeats के पोएट्री कलेक्शन में है वो कब जोड़ी गई है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ये किसके द्वारा की गई थी? सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, माइकल रॉबर्ट्स। यहाँ पे स्पेलिंग देखिए ये रहेगी BARTES, स्पेलिंग का फर्क आ रहा है। एंड द आंसर 1920 में ये ऐड की गई थी। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में देख लीजिए। प्रसिद्ध कविता सेकेंड कमिंग पहली बार नवंबर 1920 में पत्रिका द डायल में प्रकाशित हुई थी। बाद में 1921 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, ये कविता का नाम इसमें ऐड की गई थी। ठीक है, ओके। हु इज फॉर्च्यून टेलर इन द वेस्टलैंड? ओके, वेस्टलैंड में फॉर्च्यून टेलर कौन है? मतलब भविष्य कौन बताता है? फॉर्च्यून मतलब हमारा भविष्य, टेलर भविष्य बताने वाला कौन है? जो कैरेक्टर्स है हमारे, सोसोस्ट्रिस और यूलिसिस, टायरसियस या फिर मिस्टर यूगेनिडाइज। ठीक है, हाँ, बताइए इसमें से कौन सही आंसर है? जी, तो इसमें भविष्य जो बताती है वो कौन है? मैडम सोसोस्ट्रिस। मैडम सोसोस्ट्रिस जो है फॉर्च्यून टेलर है स्टोरी में, द वेस्टलैंड में, ये भविष्य बताती है। और ये जो कार्ड होते हैं ना, जो कार्ड वगैरह देख के भविष्य बताते हैं, कार्ड्स रखते हैं अपने पास में, ये चूज करो वो चूज करो, आगे भविष्य बताते हैं। तो ये मैडम सोसोस्ट्रिस ही है जो इस द वेस्ट ऑफ लैंड में ये बताती है, द वेस्टलैंड में। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं हम इसके, अगर आपको इसके बारे में कुछ देखना है तो देख सकते हैं अबाउट दिस। द वेस्टलैंड में भविष्यवक्ता कौन है? मैडम सोसोस्ट्रिस। ठीक है, ज्योतिषी या भविष्यवक्ता है ये। यह कविता के पहले खंड द बरियल ऑफ द डेड में टैरो कार्ड, मैं बताया था कार्ड देख के इनको बोलते हैं टैरो कार्ड। तो टैरो कार्ड जो है देखकर इनका उपयोग करके भविष्य बताती हैं। उनकी भविष्यवाणियां कविता में बाद में होने वाली कई घटनाओं और पात्रों की ओर इशारा करती हैं। ठीक है, लास्ट में वो कई जो कैरेक्टर है, कई जो ऐसी घटनाएं हैं उनसे मैच करती हैं। ठीक है, और जिससे डूबा हुआ फोनिशियन नाविक और एक आंख वाला व्यापारी जो बाद में मिस्टर यूगेनिडाइज निकलते हैं, ठीक है, उनकी ओर इशारा करता है कि वो वही थे जिसका इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। ये किसकी डेथ पर एक एलिजी, तो ये किसके बारे में है, किसकी डेथ पर ये एलिजी लिखी गई थी? ओ कैप्टन माय कैप्टन। अच्छा, कैप्टन की बात हो रही है तो किसी न किसी नायक की बात होगी, बिकॉज कैप्टन मीन्स लीडिंग समथिंग। ठीक है, तो देखिए अब्राहम लिंकन एक लीडर थे। अब्राहम लिंकन वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड अब्राहम लिंकन के बारे में ही ये लिखा गया है। उनकी डेथ के बाद में ओ कैप्टन माय कैप्टन इन एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, इनके बारे में ये लिखा गया था। और किसने लिखा था? जी, वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा था ओ कैप्टन माय कैप्टन इन एन एलिजी आफ्टर द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, इस कविता में लिंकन को एक जहाज के कप्तान के रूप में दिखाया है। स्टोरी जो है इस एलिजी में एक जहाज का कप्तान दिखाया है जो कि लहरों से और तूफानों से बचा के नाव को ले जाता है और लास्ट में
जब किनारे लगता है तो उस नाव की जहाज की डेक पे मरा हुआ पाया जाता है। ठीक है, उसी की ये बात है, सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचा देता है। हालांकि कप्तान के अंत में डेक पे मृत पाया जाता है, जो लिंकन की गृह युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद ही हुई हत्या का प्रतीक है, उसी का प्रतीक माना जाता है। तो टोटली जो ये एलिजी लिखी गई थी ये अब्राहम लिंकन के लिए लिखी गई थी, ठीक है, उनकी डेथ पे लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लाइफ इज अ पाथलेस वुड where you face burns and tickles with the cobwebs this appears in, ये किस में आता है, किस राइटिंग में अपीयर करता है? ठीक है, अ पाथलेस वुड मतलब, वुड का मतलब यहाँ पे जंगल से है, पाथलेस मतलब जिसमें रास्ता ना हो, ऐसा जंगल, घना जंगल जो रास्ता ही नहीं है। यू फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द काउवेब्स, मकड़ियों के जाले में आपका फेस बर्न होता है, गुदगुदी लगती है, ये किसमें अपीयर होता है जी? द पास्चर, मॉविंग या द बर्चेस या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो अपीयर होता है किसमें होता है? द बर्चेस। ठीक है, द बर्चेस में ये अपीयर होता है जिसकी ये बात की जा रही है। अवर थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम ऑफ निसिम एज़ेकाइल इज, निसिम एज़ेकाइल की बहुत ही एंथोलॉजाइज्ड पोएम कौन सी है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम थी, तो ऐसी पोएम कौन सी है इनकी? द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या होता है, एक जो कैरेक्टर है उनकी माँ को बिच्छू डंक मार देता है। ठीक है, उसी पे आधारित ये स्टोरी है और इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं, आपको बताते हैं। निसिम एज़ेकाइल की कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उनकी कविताओं में सबसे अधिक संकलित की जाती है। एंथोलॉजाइज्ड का मतलब है सबसे ज्यादा संकलित करना, सबसे ज्यादा मेंशन करना, उसको बार बार बोलना। यह कविता ग्रामीण भारत की सेटिंग पे अंधविश्वास और तर्क के बीच का विरोधाभास को दर्शाती है। मतलब यह जो राइटिंग है यहाँ, जो अंधविश्वास है सोसाइटी का, समाज का, भारत का, उसके विरोध में, ठीक है, विरोधाभास को, उसके खिलाफ, अगेंस्ट की चीजें दिखाती है। जब कवि की माँ को एक बिच्छू काट लेता है या उसके ऊपर है, इस कविता को अक्सर भारतीय अंग्रेजी कविता के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और यह उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है, इसीलिए इसकी बार बार बात की जाती है। ये एज़ेकाइल के बहुत ही प्रसिद्ध लेखन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, द रियल नेम ऑफ मैन्सफील्ड इज, मैन्सफील्ड का जो है रियल नेम क्या है? ये हमारी एक लेखिका है। अब इनका रियल नेम आपको बताना है क्या है। पहला वाला है कैथलीन मैन्सफील्ड मरी, कैथलीन मैन मरी, तो यहाँ पे तो मैन आ गया, नहीं होगा ये, ठीक है, या कैथ मैन्सफील्ड मरी, तो मैन्सफील्ड तो है ही, तो मैन्सफील्ड तो आएगा। अच्छा, कैथलीन की बात हो रही है, पहला वाला सही है, कैथलीन मैन्सफील्ड मरी। मरी ये इनकी मैरिज के बाद में सरनेम इनका लग जाता है। ठीक है, द रियल नेम ऑफ मैन्सफील्ड इज कैथलीन मैन्सफील्ड मरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बारे में पहले देख लीजिए, अच्छा चाहे तो, मैं बता चुका हूं, सारा वही है। न्यूजीलैंड की आधुनिकवाद लेखिका कैथरीन मैनफील्ड के कलम नाम से लिखती थी, उनका वास्तविक नाम कैथरीन मैनफील्ड मरे। ठीक है, कलम नाम देखिए, कलम नाम यहाँ पे जो लिखा है एक वर्ड, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, कलम नाम वो है जो लोग अपनी राइटिंग के बाद में अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, दो नाम अक्सर करके लेखकों का होता है। इंग्लैंड में अक्सर करके लोग दो नाम रख लेते थे, राइटिंग लिखने के बाद में अपना दूसरा नाम दे देते थे। वो क्यों दे देते थे? कभी अगर उनकी राइटिंग फेल हो जाए और ना चले तो बेइज्जती से बचने के लिए वो लोग दूसरा नाम दे देते थे, है ना, घर की इंसल्ट ना हो, परिवार की इंसल्ट ना हो, उनकी इंसल्ट ना हो, तो दूसरा नाम लेते थे। अच्छा, जब फेमस हो जाते थे तो उनका दूसरा नाम ही प्रचलित हो जाता था। तो कई कई ऐसे लेखक हैं, कवि हैं
जिनका नाम कुछ है और उनका पूछा जाता है इनका रियल नेम क्या है, तो रियल नेम कुछ और होता है। ठीक है, तो जहां पर लिखा हो इनका कलम नाम, ठीक है, तो कलम नाम का मतलब है लेखक वाला नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, कैथलीन मैनफील्ड जो है मरी नाम उनका शादी के बाद उनके नाम से जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डाइड इन द सेम ईयर इन विच ड्राइडन वाज बोर्न? द ईयर इज 1631। बताओ, हु डाइड इन द सेम ईयर, जब जॉन ड्राइडन पैदा हुए उस साल कौन मरा था, इसकी बात हो रही है। जॉन डने, शेक्सपियर, मिल्टन या फिर कॉन्ग्रीव। तो उस साल कौन एक्सपायर हुआ था 1631 में? जॉन डोने, जॉन डोने ही एक्सपायर हुए थे 1631 में। ठीक है जी, इनके बारे में देख लीजिए आप लोग। जॉन ड्राइडन का जन्म 1631 में हुआ था, इसी वर्ष जॉन डोने की मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ अन्य लेखकों की मृत्यु की तारीखें भी दी गई हैं जो हमारे ऑप्शन में थे। 31 मार्च 1631 को मृत्यु जॉन डोने की हुई थी, जब ये ड्राइडन का जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर जो है उनकी 1616 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जॉन मिल्टन की 1674 में मृत्यु हुई थी और विलियम कॉन्ग्रीव जो है 1729 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो सबकी अलग अलग है, जॉन डोने उसी ईयर में मरे थे। जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लास्ट लीफ एन आर्टिस्ट sacrifice his life to make the other artist alive. Who are the artist? Okay, the last leaf जो है एक राइटिंग है ऐसी, the last leaf, इसमें एक जो आर्टिस्ट है वो सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ को टू मेक अदर आर्टिस्ट अलाइव। दूसरे जो आर्टिस्ट है, इस करेक्टर, आर्टिस्ट मतलब क्या है, इसमें जो करेक्टर दूसरा है उसको बचाने के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, तो वो कौन है? बहरम सेव्स जॉन्सी, ये जॉन्सी सेव्स बहरम, सिव सेव्स जॉन्सी, ये जॉन्सी सेव्स सिव। इनमें से कौन है ऐसा? सु सेव्स जॉन्सी और जॉन्सी सेव्स सु, या फिर जी हाँ पहला वाला है अवर राइट आंसर, बहरम सेव्स जॉन्सी। बहरम जो है ये एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, आर्टिस्ट है। ठीक है, जॉन्सी को बचाने के लिए, अच्छा जॉन्सी जो है उनको एक रोग हो जाता है जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आप कम दिन के मेहमान हैं। जॉन्सी को एक बाहर एक बेल फैली होती है पत्तों वाली, बताते हैं इसमें का जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा उस दिन आप मर जाएंगे समझो। ठीक है, तो वो उस उम्मीद पे जिंदा है कि वो जब आखिरी पत्ता जिस दिन गिरेगा उसके बाद तो मैं नहीं बचूंगी। धीरे धीरे पत्ते उसके टूटते रहते हैं, आखिरी पत्ता रहता है। अच्छा, उस रात जो है बहरम अपनी खिड़की से देख रहे होते हैं, वो आखिरी पत्ता गिर जाता है। अब बहरम सोचते हैं अगर ये सुबह देखेगी कि यह पत्ता भी गिर गया है और उस पत्ते को देखकर निराश होकर हो सकता है निराशा में ही वो ऊपर चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आर्ट का बहुत ही बेहतरीन परिचय दिया। जाके उस दीवार पे एक पेंटिंग बनाते हैं उस पत्ती की, बिल्कुल हूबहू वैसी ही पेंटिंग बनाते हैं जिससे लगता है कि वो पत्ती अभी भी लगी हुई है। ठीक है, अच्छा ये अपनी खिड़की से अगले दिन देखती है, हाँ पत्ती अभी भी लगी हुई है। और वो एक जो आशा होती ना, आशा बहुत बड़ी चीज है किसी भी मरीज के लिए। तो हालांकि वो तो बचा लेते हैं उनको, लेकिन खुद को सर्दी लग जाती है और निमोनिया से वो मर जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था बहरम ने जॉन्सी की लाइफ बचाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टोरी में घटित होता है जिसकी बात यहाँ पे पूछी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन्सी निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार थी और मानना था कि अब खिड़की के बाहर लगी बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा तो उनकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो यही वो कहानी है। बहरमैन जो है बर्फीली रात, तूफानी रात में जब आखिरी असली पत्ता गिर जाता है, बाहर जाकर दीवार पर आखिरी पत्ती का यथार्थ चित्र बनाते हैं और हालांकि बचाने के इस प्रयास में बहरमैन को ठंड लग जाती है और निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। बेचारे उनको बचाने के चक्कर में खुद चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Whose sister is Sarah a successful writer? किसकी सिस्टर है सारा जो एक सक्सेसफुल राइटर भी है?
रिचर्डसन की, डिकेंस की, फील्डिंग की या फिर हार्डी की? किसकी सिस्टर है? जी हाँ, तो अगर हम इनकी बात करें सारा फील्डिंग की, तो ये फील्डिंग की सिस्टर है। ठीक है, फील्डिंग की सिस्टर है सारा। इनके बारे में अगर हम कुछ जानते हैं जी, देखिए फील्डिंग की ये सिस्टर है और सफल लेखिका है। ठीक है, नाटककार, उपन्यासकार है और मजिस्ट्रेट हेनरी फील्डिंग की बहन है। हेनरी फील्डिंग इनके भाई का नाम है। तो वहां पे क्वेश्चन में हमारा पूछा गया किसकी बहन है, तो ये फील्डिंग की सिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on. Who says? ये कौन कहता है कि 3 और 4 फैमिली ही कंट्री में है जो काम करना चाहती है, काम कर सकती हैं और बहुत ही छोटे कस्बे की बात हो रही है? ऐसे कौन से राइटर हैं? हाँ, तो देखिए जेन ऑस्टिन, कमला दास, जॉर्ज एलियट या फिर वर्जीनिया वुल्फ। कौन ऐसे राइटर है बताइए जी, कौन है ऐसे राइटर? तो यहाँ पे बात हो रही है जेन ऑस्टिन की। ठीक है, जेन ऑस्टिन की बात हो रही है। जेन ऑस्टिन एक ऐसे लेखक हैं जो एक छोटी जगह से लेटर लिखते हैं और ये चीज बताते हैं 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on। और इनके 1-2 वर्क ऐसे हैं जिनमें इन्होंने उन छोटी जगहों के बारे में अपनी राइटिंग्स लिखी हैं। तो जेन ऑस्टिन एक ऐसे लेखक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर, अल्फ्रेड आर्थर ब्लेयर और अल्बर्ट आर्थर ब्लेयर या नन ऑफ दीज? जी, तो जॉर्ज ऑरवेल का जो, हाँ यहाँ पे देखिए वही आ गया मैंने अभी जो बताया था कि लेखक अपना राइटिंग का नाम जो है वो दूसरा रखते थे ताकि अगर राइटिंग उनकी फेल हो जाए, अगर वो ना चले या शेम फील कभी हो तो खुद पे ना आए, कोई जाने ही ना किसने लिखी है। तो राइटिंग का नेम जॉर्ज ऑरवेल दिया था इन्होंने। ठीक है, और इनका रियल नेम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इनका रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर। एरिक आर्थर ब्लेयर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी और राइटिंग में किसने लिखा है उसके नीचे लिखा जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल लिख दिया और इसीलिए इनकी जो सारे लेखन है वो जॉर्ज ऑरवेल के नाम से फेमस हैं। ठीक है, और ये जॉर्ज ऑरवेल जो है इन्होंने ये ऑरवेल नाम कहां से लिया था? एक रिवर से लिया था। ठीक है, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। जॉर्ज ऑरवेल की राष्ट्रीयता ब्रिटिश थी, ये ब्रिटिश के लेखक हैं। हालांकि उनका जन्म ब्रिटिश भारत के मोतीहार बिहार में हुआ था। ठीक है, अच्छा जो ऑरवेल थे ये लेखक, इनका जन्म बिहार में हुआ था, इंडिया में हुआ था। लेकिन बात करते हैं कब हुआ था, तो 1920 के आसपास की बात है। जी हाँ, 1920 के आसपास की बात है जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, मतलब ब्रिटिश भारत बोला जाता था, इसलिए इनको भारत का नागरिक नहीं माना जाता है, इनको माना जाता है ब्रिटिश का नागरिक ही, क्योंकि वो इनके जो पिताजी थे यहाँ पे तो अधिकारी रैंक पे वो पोस्टेड थे, तो वो थे तो भारत में लेकिन वो ब्रिटिश भारत बोला जाता था, तो ब्रिटिश के ही नागरिक इनको माना जाता है। वैसे इनका जन्म जो है ब्रिटिश भारत के मोतीहार बिहार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ब्रिटिश औपनिवेशक सिविल सेवा के अधिकारी थे, इसलिए वह जन्म से ब्रिटिश नागरिक ही थे। ठीक है, भारत के नागरिक उनको नहीं माना गया है। ऑरवेल नदी जो है रिवर ऑरवेल, तो ऑरवेल नदी के पास में काफी समय बिताए इन्होंने रहे हैं, इस वजह से ही वो एक नाम चूज करने में उनको सहजता मिलती है और वो नाम चूज कर लेते हैं ऑरवेल, जो कि एक रिवर के नाम पे है। ठीक है, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल नाम ये एक रिवर के नाम से लेते हैं और उसका नाम अपनी राइटिंग के लिए दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अभी इनके बारे में कुछ और चीजें भी देख सकते हैं। ये जॉर्ज ऑरवेल है। ऑरवेल का वास्तविक नाम एरिक आर्थर ब्लेयर है। ठीक है, उन्होंने 1933 में अपनी पहली किताब डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन लिखी थी। अच्छा, इस डर से कि असफलता की स्थिति में अपने परिवार को शर्मिंदा न होना पड़े, तो उन्होंने अपना नाम जॉर्ज ऑरवेल रख दिया, और जो कि एक नदी से लिया गया है जो सफोक में रहती है। सफोक में वो नदी बहती, सफोक एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, और
वहीं पे इन्होंने काफी समय बिताया है, इस वजह से उस नदी पे अपना ये नाम रखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, क्लैरिसा इज मिसेस डोलावे हैज रिसेंटली, क्लैरिसा इन मिसेस डोलावे हैज रिसेंटली कवर्ड फ्रॉम। अच्छा, किससे इन्होंने कवर किया था? बात हो रही है क्लैरिसा की इन मिसेस डेलोवे। डेलोवे एक जो कहानी है उसका नाम है। मिसेस डेलोवे में किस चीज से रिकवर किया था? बीमार थी बहुत दिनों से, किस चीज से रिकवरी हुई थी? तो रिकवरी जो इनकी हुई थी वो हुई थी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नामक एक, जैसे अभी कोरोना चला ना, कोरोना आया 2020 में, लॉकडाउन लगा, ठीक है, 2020 में नहीं 19 में आया, 2019 में आया था, कोविड-19 बोलते हैं उसको। उसी तरीके से 1918 में भी एक फ्लू चला था, ठीक है, एक फ्लू 1918 में भी चला था जिसको बोलते थे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू उस समय चल रहा था और ये वैश्विक महामारी थी, ठीक है, ये भी वैश्विक महामारी थी। मतलब जैसे कोरोना था ना पूरे विश्व में फैला हुआ था, सेम उसी तरीके से इन्फ्लुएंजा 1918 में एक फ्लू फैला था जो कि पूरी तरह से एक वैश्विक बीमारी थी, ठीक है, ये भी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई बीमारी थी और इससे इन्होंने रिकवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ पैरोडी ऑफ R.M. बैलेंट्रीज। ठीक है, इसको बताना है जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है इज अ पैरोडी ऑफ R.M. बैलेंट्रीज, किस राइटिंग से लिया गया है इसको, वो आपको बताना है। द कोरल आइसलैंड एंड अ टेल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, अ कोरल ओशन एंड अ टेल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, अ कोरल पैलेस एंड अ टेल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, किससे लिया गया है ये आपको बताना है। जी बताइए, जी बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? द कोरल आइसलैंड एंड द टेल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, द कोरल ओशन एंड द टेल ऑफ द पैसिफिक, नहीं, ओशन तो 2 बार हो गया, गलत हो गया। द कोरल पैलेस, पैलेस की तो बात ही नहीं, यहाँ पे बात हो रही है आइसलैंड की। ये किससे लिया कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है ये गोल्डिंग की लिखी हुई एक रचना है, गोल्डिंग ने इसको लिखा था और लिया किससे था? इसको जो कहा जाता है वो R.M. बैलेंट्री की कहानी से लिया गया था जो कि थी द कोरल आइसलैंड एंड द टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है, इससे लिया गया था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अच्छा, इसमें होता क्या है, 2-3 जो लड़के होते हैं किसी द्वीप पे फंस जाते हैं, इस वाले में ये स्टोरी है द कोरल आइसलैंड एंड द टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो उसमें उस बीच पे ये फंस जाते हैं, आइसलैंड पे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है उनको जो वहाँ के बड़े लोग हैं या जो भी लोग हैं उनसे उनको सीखने को मिलता है और वो अच्छाइयों को अपना लेते हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में भी सेम ऐसा ही है कि उस बीच पे कुछ लोग फंस जाते हैं और उनको कुछ सीखने को नहीं मिलता और वो बुराई को अपना लेते हैं। तो इन्होंने उसमें बताया है ना कि अगर इंसान को सीखने को ना मिले तो उसके अंदर बुराई खुद ब खुद है और वो खुद उसको अपना लेता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में ये बताया गया है और इसको लिया गया है द कोरल आइसलैंड एंड द टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हेल्ड एज अमेरिकन शेक्सपियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। हु इज हेल्ड एज अमेरिकन शेक्सपियर। अमेरिकन शेक्सपियर किसको कहा जाता है, ठीक है, नेथनियल हॉथॉर्न को या फिर हेमिंग्वे को या फिर स्टीनबेक को या फिर चिनुआ अचेबे को, ठीक है। तो अमेरिकन जो शेक्सपियर कहा गया है 2 लोगों को कहा जाता है बेसिकली, वैसे लेकिन ऑप्शन में जब पूछा जाएगा तो उनका एक ही का नाम होगा और यहां पर हमारा राइट आंसर है नेथनियल हॉथॉर्न का, ठीक है, इनको कहा जाता है। वैसे और किसको कहा जाता है मैं आपको बता देता हूं, और जो कहा जाता है अगस्त विल्सन को भी कहा जाता है। अगस्त विल्सन थे, इनको भी कई बार इनके लेखन के कारण शेक्सपियर बोला गया है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं सिर्फ एक ही आए, नेथनियल हॉथॉर्न ही हो, ठीक है। हालांकि विभिन्न लेखकों में कभी कभी
दोनों का ही नाम आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। Nathaniel Hawthorne is American Shakespeare. He is called an American Shakespeare. और अगस्त विल्सन, अगर सपोज ये ऑप्शन में ना हो और अगस्त विल्सन का नाम हो तो आप अगस्त विल्सन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इन 30 क्वेश्चंस के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे कि हम साथ में सीखते भी रहें। देखिए, हमारा माइंड इन बातों को याद नहीं रखता है, अगर हम उस पर कोई कहानी प्रॉपरली सुनते हैं, हमारा माइंड एक्टिविटीज को याद रखता है, स्टोरीज को याद रखता है, कहानियों को याद रखता है। तो जितने भी क्वेश्चन पढ़े आप, उनकी कुछ ना कुछ स्टोरी, उनके बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर लेंगे तो वो आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम पे। अदरवाइज चारों ऑप्शन सेम लगेंगे एग्जाम डे पर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू एवरीवन।